अभी मैं विश्व के प्रथम गणतंत्र और भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली जिला में उपस्थित हूँ। और यहाँ पर जन सुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष अमर सर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अमर सर से कुछ बातचीत करूँगा। और तो ये 15 साल लगभग मुझे पता चला कि सर 15 साल से मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ के खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की बच्ची जो तैयारी करते हैं, जो छात्र, उनको मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात, मैं सर से पहला सवाल यही कि सर आपको ये जो प्रेरणा मुफ्त शिक्षा देने की किन से मिली सर? सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। और कई सवाल हैं आपके कि मुफ्त शिक्षा देने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो जब मैं पटना गया पढ़ने, 10th पास करने के बाद यहीं गांव के स्कूल में पढ़ा, तो देखा कि बड़ी खर्चीला पढ़ाई है। और जो चीज़ पढ़ने मैं गया सरकारी जॉब करने के लिए, जो छोटा जॉब होता है रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस दरोगा, बीपीएससी, उसके लिए शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम लोग जाते हैं और हम अपने समाज के जो बच्चों की जो माता पिता की गाढ़ी कमाई होती है, कृषक होते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका पैसा लंबा समय लग जाता है कोचिंग ट्यूशन। और कोचिंग ट्यूशन तो ज़्यादा महंगा नहीं होता है, मकान मालिकों का जो लंबा समय रहने पर जो खर्च होते हैं, या बहुत सारे बीमारी का जो स्थिति है, एक छोटे कमरे में 1-2 लड़कों को रखा जाता है। तो ये सब चीज़ों को देख के लगा कि मुझे अपने गांव में जाके ये सब पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और अपने गांव से शुरू किया और धीरे धीरे फैलते फैलते इन 17 सालों में आसपास और पूरे ज़िला में बातों को फैल गया। अच्छा सर, दूसरी बात यह है कि आप लगभग 17 साल इसमें समय दिए और बहुत सारे लोग जो है प्रेरित होकर या जीवन में चाहते हैं कि मैं भी इस तरीके से अपने देश को, समाज को, गांव में, इलाके में अपनी सेवा करूं लोगों की। तो इसमें आपको किस किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर? सबसे पहली बात कि आपके पास एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक लंबी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप 80 साल जीते हैं तो 80 साल का रूटीन आज बना लीजिए। आप अगर 5 साल का रूटीन बनाते हैं, 10 साल का रूटीन अगर जोश में बनाते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपने निजी लाइफ में हो, वैवाहिक जीवन में हो, नौकरी वाले जीवन में हो, वो जोश में आके अगर कोई काम करेंगे तो चलेगा नहीं। मैं 80 साल या 100 साल जब तक मैं जीऊँगा, उसका एक ग्राफ और एक मानसिक प्रोग्राम हम बना लिए थे। तब स्थिरता से आप कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे जो बाधाएँ आएँगी, छोटी-छोटी बाधाएँ, पारिवारिक बाधाएँ, सामाजिक बाधाएँ या निजी बाधाएँ, तो आप उस प्रोजेक्ट को छोड़ेंगे। तो मैं उनसे कहूँगा कि पहले आप माइंड सेट कर लीजिए कि हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट में कैसे जीना है, तभी समाज सेवा कर पाएँगे। नहीं तो फिर ये बातचीत का एक ज़रिया बन जाता है, लोग बतियाने का सब बतियाएँगे, लेकिन करना थोड़ा कठिन काम है। अच्छा, शिक्षा का स्तर जो है सर 15-17 साल पहले जो था और अभी जो शिक्षा का स्तर है, उसमें आपको क्या लगता है कि जो खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे और जो रूरल एरिया, गांव के इलाकों से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको शिक्षा का स्तर में किस तरीके का बदलाव दिख रहा है? निश्चित रूप से हम समझते हैं कि अभी तक के सबसे डाउनफॉल की स्थिति है और नीचे गिरते ही जा रहा है। आज़ादी के बाद से मैं अपने बच्चों को साक्षर नहीं बना पाया, अपने समाज को शिक्षित नहीं कर पाया। अच्छी शिक्षा की बात छोड़ दीजिए, शिक्षित और साक्षर 2 चीज़ें हैं। मैं साक्षर नहीं बना पाया, जबकि अब 54,000 करोड़ से 70,000 करोड़ का बजट हो गया हो और उस प्रदेश में लोग दस्तखत नहीं करना जानते हो, तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मैं इसी से दुखी होके, मैं सरकारी शिक्षक भी था जो मैं रिज़ाइन करके और स्वराज ज्वाइन किया हूँ। और प्रशांत किशोर से जुड़ने का मुख्य वजह यही है। वो किसी को रोज़गार देने की बात कहते हैं तो वो उनकी फॉर्मेट है, उनकी प्लानिंग है कि कैसे देंगे। उसमें मैं, अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे देंगे। लेकिन शिक्षा कैसे बदलेगा अगर हमसे पूछिएगा तो उसकी पूरी प्रोग्रामिंग तय है। 180 डिग्री से शिक्षा व्यवस्था घुमाई जा सकती है अगर श्रीमान प्रशांत किशोर जी और जनसुराज पर लोग, इस प्रदेश के लोग भरोसा रखें तो। अच्छा सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। और जहाँ पर बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें इंग्लिश 10th तक कंपलसरी है ही नहीं। यहाँ तक कि मैंने बहुत बच्चों का रिज़ल्ट देखा है, तो एग्जैक्ट डेटा तो नहीं अभी, लेकिन मैं देखा हूँ कि सर 70% बच्चे लगभग इंग्लिश में मैट्रिक में फ़ेल रहते हैं। तो उस संदर्भ में वैसे बच्चे जब फिर इंटर क्लास में जाते हैं और फिर हायर एजुकेशन में जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो फिर वो मतलब कैसे, वो उनके साथ कैसे आप? नहीं तो आप, हमारे बच्चे जब इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते हैं, माहौल नहीं है, भाषा के लिए तो माहौल की ज़रूरत है, तो हम क्यों इंग्लिश रखें भैया? पूरे देश से इंग्लिश को हटा दिया जाए, संस्कृत को हटा लिया जाए, उर्दू को हटा लिया जाए। ये
ऐच्छिक या एक संस्थागत मामला होना चाहिए कि भैया अगर किसी को संस्कृत सीखनी है तो संस्कृत का विद्यालय चल रहा है, उर्दू सीखनी है उर्दू का विद्यालय चल रहा है, इंग्लिश सीखनी है इंग्लिश का विद्यालय अलग से चले। किसी को इच्छा है कि भैया हम ये सब भाषा सीखें तो उसके लिए व्यवस्था सरकार करे अलग से, ऐच्छिक होना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि एक्स्ट्रा बर्डन है इंग्लिश हमारे देश के लिए। या तो पूरी तरह से अब जुडिशरी में जाइए आप, हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन जुडिशरी जो भी हम पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी हमने पटना दिल्ली पढ़ा है, लेकिन हम देखते हैं कि हमको समझ में नहीं आती है। तो ये सब बच्चों को एक्स्ट्रा बर्डन है। आप बनाना क्या चाहते हैं? काम ही ना करना चाहता है, सब बच्चा काम करना जानता है, लेकिन आप उसको भाषा में बांधिएगा तो एक हिंदी सीखे, इंग्लिश सीखे, संस्कृत सीखे, ये कितनी बात चीज़ें पढ़ाएंगे आप। तो इसका मैं समर्थक नहीं हूँ कि इंग्लिश बच्चों को आनी चाहिए, इंग्लिश से हटा लीजिए, बात खत्म हो गई। अच्छा सर, अभी मेन है तो उनको हटा करके फिर इंग्लिश भी कर दिया, ये कर दिया जाए, हमारी मातृभाषा को लेकर के आगे हम लोग बढ़ें। तो देश में जो सर या मेडिकल की पढ़ाई हो या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या जो भी टेक्निकल पढ़ाई है, वो कोई भी पढ़ाई सर मतलब हिंदी माध्यम में अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात ये सर कि यहाँ तक कि मैं जान रहा हूँ कि बीएससी तक जो बच्चे 11th-12th हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, फिर वो बच्चे अगर बीएससी ग्रेजुएशन अगर हिंदी माध्यम में करते तो बीएससी की भी बुक अवेलेबल नहीं है हिंदी माध्यम में सर। वैसे कंडीशन में क्या करें? आप कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो विश्व गुरु बनने जा रहा है तो हमारे देश में ऐसे एक व्यक्ति नहीं है कि जो हिंदी में ट्रांसलेट करके इंग्लिश का किताब बना दे। ये तो शर्मनाक स्थिति है कि भाई हमारे पास हिंदी का बुक नहीं है। कितना समय लगेगा भैया इंग्लिश को हिंदी कन्वर्ट करने में? और हिंदी इंग्लिश से हिंदी कहीं कहीं कन्वर्ट भी हुआ है, तो जो साउथ को लोग कन्वर्ट करते हैं वो हिंदी इंग्लिश से भी भारी हिंदी है। आप आजकल देखो एसएससी का सवाल, तो लगता है कि ये इंग्लिश ही जा रहा था तो अच्छा रहता। मैं देखता हूँ तो मुझे ही कुछ बात समझ में नहीं आती है, उससे अच्छा तो इंग्लिश है। तो ये पूरी प्लानिंग है कि बिहारियों और हिंदी भाषी क्षेत्र जो खासकर है उनको दबाने का है और हिंदी भाषियों को हेट करने का है, घृणा करने का है। और हम लोग मानसिक रूप से डिप्रेशन या मानसिक रूप से इस चीज़ को कमज़ोर महसूस करते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं आता है, और एक क्यों आता है तो वो घूम घूम के इस चीज़ को डिमोरलाइज करते रहता है कि अरे यार तुम इंग्लिश नहीं आता। गांव में परसेप्शन है कि भैया इंग्लिश नहीं आता मतलब कुछ नहीं आता है, लेकिन इंग्लिश से क्या मतलब है? आप यूरोप चले जाएंगे तो एक स्वीपर मजदूरा है जो बाथरूम साफ करता है, वो भी इंग्लिश जानता है। तो अगर वो होशियार है तो उसी को आयात करके यहाँ के बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। समझ सबसे बड़ी चीज़ है और भाषा एक दूसरे समझ का माध्यम है, और माध्यम को ही ज्ञान समझ लिया जाए ये दुर्भाग्य है। लेकिन सर गार्जियन का परसेप्शन है कि मैं अपने बच्चों को अगर इंग्लिश माध्यम में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मीडियम में, तो मेरे बच्चे अच्छे करेंगे। हिंदी माध्यम में बच्चों को गार्जियन भेजना नहीं चाहते हैं। जी, अब इसमें बहुत सारा जो है एक परसेप्शन है, उसको समझिए कि जिस माता पिता को हिंदी समझ में नहीं आते हैं वो भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, और मार्केट के पढ़ाई पर एक निश्चिंत हो जाते हैं हमारे माता पिता कि मेरे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में pढ़ते हैं। पढ़ाई वैसी होनी चाहिए जिसमें अपनी माता पिता को या गार्जियन या अभिभावक को समझ में आना चाहिए कि मेरे बच्चे पढ़ क्या रहे हैं। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, आपको हिंदी भी नहीं समझ में आती है। और रही बात कि ऊपर से नीचे अगर फॉर्मेट चेंज हो रहा है कि भाई मेडिकल इंजीनियरिंग, सरकार ने ऐसा कई बार चर्चा किया है, मैंने पेपर वगैरह में पढ़ा है, मेडिकल इंजीनियरिंग के भी आपको सवाल हिंदी में पूछे जाएंगे। तो जब पूरी तरह देश के फॉर्मेट ही बदल जाएंगे तो फिर इंग्लिश का तो वैल्यू अपने आप गिर जाएगा। तो पहले सिस्टम व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है ना, यहाँ व्यवस्था पर। और आप शिक्षा व्यवस्था की अगर बात कीजिएगा तो शिक्षा व्यवस्था का कब से सिलेबस चेंज नहीं किया गया। तो मैकाले रिपोर्ट आया तब से हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, किसी के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है जिससे ब्रेन विकसित होने से ज़्यादा और बोझिल हो जा रहा है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये निजी मानना है, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सोचता हूँ वो सही है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ। देश की प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है यूपीएससी, यहाँ तक कि उसमें भी देखा गया है कि हिंदी माध्यम में जो बच्चे मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं उनका सिलेक्शन का रेट या फिर इंटरव्यू जो देते हैं उनका सिलेक्शन का रेट जो है बहुत कम देखा गया। हाँ, तो फिर ये तो व्यवस्था का प्रॉब्लम है ना। आज से 7-8-10 साल पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये तो प्लानिंग का हिस्सा है। और सब हमेशा यूपीएससी में इंग्लिश क्वालिफाई रहा है। जब से नई पैटर्न आई है उसमें थोड़ा सा इंग्लिश का लोचा और चला है, विवाद हुआ है, और इस तरह से विवाद होते रहा है। लेकिन हिंदी भाषियों को दबाने का ऐसा प्लानिंग है, तो सरकार और सिस्टम अगर इस पर काम करे तो किसकी मजाल है जो हिंदी भाषियों को रोक देगा। भाई एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए समझ की ज़रूरत है। भाषा तो कंपलसरी है कि भाई चलिए भाई आप दक्षिण भारत अब चले जाते हैं तो थोड़ा इंग्लिश ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि इंग्लिश
का इंस्टीट्यूशन अलग हो, अनिवार्य नहीं हो। संस्कृत जिसको पढ़ना है पढ़े भैया, जिसको उर्दू पढ़ना है पढ़े भैया, लेकिन हर विद्यालय में इसके लिए जो है एक बोझिल व्यवस्था है बच्चों के लिए, इसको हटाना चाहिए। बहुत तकलीफ होती है। अच्छा सर, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं, बच्चे जो है जो जिनकी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चे रट्टाफिकेशन करके आते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो रट कर आते हैं, और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है कि उसमें लॉजिकल रीजनिंग सोचने समझने ज़्यादा है। उस समय मतलब कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? जो पूरी तरह पैटर्न है हमारे प्रदेश के 90% बच्चे रटते ही हैं, समझ से उसका कोई लेना देना नहीं है। और हमारे बच्चे जॉब के बाद भी उनका जो बातचीत और काम करने का जो लहजा है, किसी भी जॉब में जाए, चाहे वो अपने जो भी स्टूडेंट अपने आप को होशियार समझे कि मैं जॉब में आ गया, बातचीत से आपको लग जाएगा कि आदमी की बौद्धिक विकास नहीं हुआ है। एक प्रक्रिया है कि भाई ये सवाल पूछे जाएंगे तो बच्चे उसमें अपने मेहनती होते हैं, बिहार के बच्चे रट के सफल हो जाते हैं, लेकिन समझदारी विकसित नहीं हो पाते हैं ज़्यादातर लोगों में। जी, अभी जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है स्कूल का, या हाई स्कूल कह लीजिए या 10+2 स्कूल का जो है, ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव डबल के डबल दे दिए गए हैं। मतलब अगर 50 क्वेश्चन है तो 100 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। तो क्या लगता है एग्ज़ाम में पैटर्न में कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव वर्तमान परिदृश्य में जो बच्चों के और समाज के और शिक्षा व्यवस्था की जो दुर्दशा है, उसमें ऑब्जेक्टिव रहना ही चाहिए, लेकिन अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर उसको हटा दिया जाए तो आपका परसेंटेज जो है सो सफलता का परसेंटेज बहुत गिर जाता है, और बच्चों में अत्यधिक दबाव आते हैं, आत्महत्या वगैरह वगैरह का जो है समस्या आने लगती है। तो अभी वो ठीक है, जब तक नीचे से फॉर्म चेंज नहीं होगा, लड़कों का स्थिति ठीक नहीं होगी, स्कूल सरकार, विद्यालय और टीचर सरकार और इस सभी का जो समन्वय नहीं जब तक बेहतर तरीके से होगा, तब तक बच्चों को अतिरिक्त व्यवस्था देके और अतिरिक्त परीक्षा लेके पास करने में थोड़ी कठिनाई आएगी। इससे सारी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। सर 17 साल का आपका एक्सपीरियंस है लगभग मुफ्त शिक्षा देने का, तो अभी आपकी और भी एज बची हुई कि और भी शिक्षा देते, तो आप जो है सर इधर राजनीति की तरफ आ गए हैं, तो फिर कैसे? उसमें कोई मायने नहीं रखता है। हम लोगों की शिक्षा संडे के दिन एक दिन या कभी-कभी सैटरडे को भी बैच बनते हैं, तो सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, और कई साथी हमारे होते हैं, और ये इसमें रिटायरमेंट होती नहीं है। जबकि जब तक आपकी समझ बुद्धि है, लंबा समय आप इससे बच्चों से जुड़े रह सकते हैं। और हम समझते हैं कि चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, सप्ताह में 1 दिन किसी भी बच्चों के लिए समय हर लोगों को निकालना चाहिए। शिक्षक मतलब शिक्षकें जो जिसको सरकार पेमेंट देती है वही शिक्षक नहीं हो सकते। किसी भी आप प्रोफेशन में हो, लेकिन हर आदमी को चाहिए कि वो शिक्षक का रोल में आ जाए, तो हमारा देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी ठीक हो जाएगी। अच्छा सर, आप जन स्वराज पार्टी के वैशाली जिला के जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या आप एक सवाल ये है सर कि राजनीति में शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है? जैसे बार बार आपके जो मतलब पार्टी के जो है प्रशांत किशोर जी सूत्रधार, प्रशांत किशोर जी बराबर जो है नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी प्रसाद यादव को कहते रहते हैं कि वो 9th फेल है, तो कितना ये एजुकेशन इम्पोर्टेंट है? निश्चित रूप से सिर्फ किताबी ज्ञान होना राजनीति में मायने नहीं रखता है, लेकिन अनपढ़ होना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप बहुत तेज़ हैं पढ़ने में तो राजनीति नहीं कर सकते हैं। राजनीति टॉप लेवल का चीज़ है। जैसे आप समझिए कि अगर आप छोटा तैयारी करते हैं डी लेवल का, तो उससे ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है कि सी लेवल का। सी लेवल से भी ज़्यादा हो जाते हैं स्टैंडर्ड जो बीपीएससी हो गए, बीपीएससी से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है यूपीएससी, और यूपीएससी से भी ज़्यादा भारी हो जाता है पॉलिटिक्स। इस सिलेबस को समझिए, ये माइंडसेट है, कितना मेहनत करना होगा तब आएंगे। लेकिन पढ़े लिखे लोग इरिटेट होकर चले जाते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे प्रैक्टिकल लोग हैं उनको समाज में आने की ज़रूरत है। और बिना शिक्षा के अब कुछ भी संभव नहीं है। समाज की व्यवस्था नहीं समझिएगा और तो कैसे आप इस समाज का विकास? जैसे कि जो जन स्वराज पार्टी है वो गरीबों की मतलब लेकर के चलने, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पूंजीपति वाले लोगों को जोड़ा जाएगा, लेकिन बहुत देखा गया है बहुत जगह कि अमीर लोगों को इसमें ज़्यादा जोड़ा जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी उसी में से आते हैं और हम भी जिलाध्यक्ष हैं, या जो संसाधन जन स्वराज दे रही है, अगर इस तरह से संसाधन नहीं दिया जाता और उनका मार्गदर्शन नहीं मिलता तो हम लोग कभी सोचते भी नहीं कि राजनीति में आएंगे। नहीं तो 17 साल से संस्था चला रहे हैं राजनीति में, तो मैं 2-3 वर्षों से मैं आया हूँ। तो अभी जो श्रीमान प्रशांत किशोर जी का आग्रह और उनको प्रेरणा पर, तो ऐसी बात नहीं है। ये सब राजनीति का परसेप्शन अभी बनेगा और बनेगा। एक आदमी आ जाएगा तो उसी को परसेप्शन लेकर करिएगा, लेकिन 99 वो कैसे लोग हैं उस पर आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते, तो उसको ध्यान से देखिएगा तो साधारण लोग को भी मदद मिल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे होनी चाहिए, समाज उसको अच्छा कहे, ये पहला प्रधानता है जन स्वराज का।
तो चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर आपका बात जी, जी, आपको भी धन्यवाद।